दो बयान इस समय बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पे चर्चा होनी चाहिए। एक तो आरएसएस के संघ प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का बयान जो अभी हाल में आया, जो उन्होंने नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के समापन सत्र में, द्वितीय वर्ष के समापन सत्र में दी। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। दूसरा, आरएसएस नेता रतन, या आरएसएस थिंकर कहते हैं, रतन शारदा का जो आरएसएस का मुखपृष्ठ है, अंग्रेजी का ऑर्गेनाइजर, उसमें उन्होंने जो लेख प्रकाशित किया है, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रतन शारदा जी का जो लेख है वो तो उसने तो बम फोड़ा है। क्या विस्तार से उन्होंने लिखा है और आज के बीजेपी के चाल, चेहरा, चरित्र, चिंतन सब पर चोट करने वाला है। मोहन भागवत जी का बयान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ बीजेपी के लिए संदेश नहीं है, और संघ को वैसे भी अपने आप को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बताता भी है भी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। 73,000 से अधिक शाखाएं पूरे देश भर में चलती हैं। 99 वर्ष पुराना संगठन है, अपना 1वां वर्ष अगले वर्ष पूरा करने जा रहा है। और जिस तरह से हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी और इस 99 वर्ष की यात्रा में संघ ने जिस तरह से वास्तव में अपने एक विजन के साथ हिंदू समाज को सशक्त और संगठित करने की विचारधारा के साथ जो काम किया है, उस विजन को पूरा करने का तो संघ ने काम किया ही है, पर इसके अलावा संघ ने वास्तव में तमाम, कहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में, दलित बाहुल्य क्षेत्रों में तमाम जो कार्य किए हैं वो आज भी अनुकरणीय हैं और तमाम दूसरे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को संघ से सीख लेनी चाहिए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, पर संघ की विचारधारा को अमली जामा पहचानने के लिए लोकतांत्रिक देश में जरूरत होती है शक्ति की, राजनीतिक शक्ति की, और वो राजनीतिक शक्ति आती है जनमत से और वो राजनीतिक शक्ति आती है सदन से, क्योंकि सिर्फ विजन बनाने से काम नहीं चलता है। उस विजन को बनाने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए राजनीतिक ताकत चाहिए, सत्ता चाहिए, और उस सत्ता के लिए संघ ने पीछे रहकर काम करके जनसंघ के ज़माने से और बीजेपी की स्थापना 1980 से लेकर के और आज तक जो प्रयोग किया, उसमें बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, चाहे जिस तरह से 1999 से 2004 तक एक पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी की सरकार चलाने का, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी पर उन्होंने कितनी सफलतापूर्वक एक कोलिशन सरकार चलाई। उसके बाद पूर्ण बीजेपी की सरकार वो मोदी के नेतृत्व में बनी और इस प्रयोग को एग्जीक्यूशन में लाने का पूरा दारोमदार बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी रहा, आरएसएस के स्वयंसेवकों को रहा, उनके विजन को रहा, और वर्तमान जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी के नेतृत्व को रहा। उन्होंने जिस तरह से स्वयंसेवकों को उस ऊर्जावान ताकत के साथ, उस ऊर्जावान दृष्टि के साथ उन्होंने तैयार किया, जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आरएसएस के कार्यकर्ता जुटे। वो माइक्रो मैनेजमेंट देश के हर बूथों पर हुआ। वो तमाम 73,000 शाखाओं में भी लोगों ने वो चेतना फूकी कि बीजेपी की अपने बूथे पे सरकार बनी। 300 के ऊपर तक बीजेपी, जो एक जमाने में 2 सीटों तक सीमित थी, वो 303 सीटों तक अपने बूथे पर पहुंची, और इस बार वही बीजेपी 370 सीटें अपने बूथे पर लाने का सपना देख रही थी। और आखिर क्या हुआ इस दौरान, इस कालखंड में ऐसा क्या हुआ? काम तो सब मोदी जितने भी कर रहे थे वो तो आरएसएस के एजेंडे पे कर रहे थे। एक हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए आरएसएस ने जो विजन देखा था, राम जन्मभूमि आंदोलन जो आरएसएस के नेतृत्व में शुरू हुआ था, राम मंदिर अयोध्या में बने, उसके एग्जीक्यूशन का काम बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरा हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पर उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका बीजेपी की रही। ये पूरा का पूरा जो कहते हैं प्रयोजन था, ये तो संघ का था, संघ का सपना साकार हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलने लगी, कुछ बीजेपी की सरकारों ने इसको लागू भी किया, पूरे देश में लागू होने की बात हो रही थी, और इस बार सोचा जा रहा था कि ये जब बीजेपी के तीसरे कार्यकाल की सरकार आएगी तो आरएसएस का ये एजेंडा भी पूरा होगा। और जिस तरह से एक हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए जो दूसरे तमाम तरह के निहितार्थ थे, प्रयोजन थे, उस एजेंडे को भी मोदी सरकार पूरी करती हुई दिख रही। पर ऐसा आखिर क्या हुआ कि जब अपने तीसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही थी मोदी के नेतृत्व में,
बीजेपी प्रयास कर रही थी कि बीजेपी की स्वयं उनके अपने बूते पर सरकार आ जाए, उस चुनाव में आरएसएस प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आई। हम ये नहीं कह सकते कि आरएसएस बहुत सक्रिय नहीं रही, आरएसएस ने अपना काम किया। खुद मोहन भागवत ने जो वर्तमान में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमारा काम कोई प्रत्यक्ष रूप से राजनीति करना नहीं है। और जैसा हम सब जानते हैं, जो जिन्होंने आरएसएस को समझा और पढ़ा है, कि आरएसएस का भी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति करती नजर नहीं, सिवाय वो कालखंड जब राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो कि संघ के चौथे सरसंघचालक थे, और उनका 1994 से 2000 का वो कालखंड जिसमें बीजेपी वास्तव में इस इमरजेंस में आई कि बीजेपी का जो आज प्रभुत्व दिखा या पिछले 10 वर्षों में दिखा, वो राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के उस कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों के द्वारा किया गया त्याग था। किस तरह से उन्होंने एक राम जन्मभूमि मूवमेंट उस समय से शुरू हुआ, और उसने बीजेपी की चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में भूमिका तय की हो, और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 3 बार केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी हो, भले कभी समय कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, बाद में पूरे 5 वर्ष के लिए। तब हो सकता था कि एक दिखता हो कि ये कुछ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है आरएसएस का। पर गुरु गोलवलकर के साहब में, जो कि आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक थे, उनके 23 वर्ष का कालखंड रहा, 1940 से 1973 का। और गुरु गोलवलकर साहब उस समय से कहते थे, हेडगेवार साहब भी कभी कभी राजनीति के साथ आरएसएस को सीधी तरह से जोड़ने के पक्ष में नहीं थे, पर गुरु गोलवलकर साहब ने संघ और राजनीति के बीच में एक दूरी तय कर दी थी। उन्होंने एक लाइन खींची थी, वो सीधे तौर पर संघ का राजनीति में किसी भी तरह का हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे, और इसके लिए अक्सर वो महाभारत के श्लोक का वो अक्सर अपने बौद्धिकों में, अपने वक्तव्यों में वो प्रयोग किया करते थे, जिसमें वो कहते थे कि राजनीति को वो वैश्याओं का धर्म कहा गया है। भगवत गीता में इस तरह का एक श्लोक आया है। गोलवलकर अक्सर उस लाइन का प्रयोग करते थे। तो मोहन भागवत जी का जो हालिया बयान आया है, उन्होंने भी लगभग उसी लाइन का प्रयोग करते हुए कहा कि संघ का राजनीति में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, वो मतदाताओं को जागरूक करने का काम करता है कि जाएं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट डालें। लेकिन उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, और उन मुद्दों पर मोदी सरकार अपने आप को बहुत सहज नहीं पाती थी। उन्होंने मणिपुर में फैली हुई अशांति पर मुद्दा उठाया। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भाषा शैली पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो कि हर पक्ष के लिए थी। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। और उन्होंने कहा कि दूसरे को हर्ट किए बगैर भी, मर्यादा का पालन करते हुए भी अपनी बात रखी जा सकती है। और इस मुद्दे पर वो ऐसा नहीं था कि वो मोदी को कुछ कह रहे थे या विपक्ष को कुछ कहना चाह रहे थे, या तमाम नेता जो एक दूसरे पर तमाम तरह के लांछन लगाते हैं, उनका उस दिशा में तो बात कहने का अंदेशा था ही। पर इसको समझने की क्यों ज़रूरत है कि उनका आशय जेपी नड्डा के उस बयान की तरफ भी था, जिसमें उन्होंने आरएसएस को हर्ट करने की कोशिश की। इस बयान में माना जा सकता है प्राइमा फेसाई कि वो हर्ट करने वाला बयान था कि अब बीजेपी को आरएसएस की उंगली पकड़कर चलने की जरूरत नहीं है। तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। और आरएसएस विचारक रतन शारदा का जिस लेख में उन्होंने ये जिक्र किया है कि बीजेपी के तमाम नेता मोदी की आभा की चमक में मजा ले रहे थे और जमीन पर काम नहीं कर रहे थे, ये समझने की जरूरत है। ये पूरे उस बीजेपी को आईना दिखा रही जिसने बीजेपी के तमाम वो सांसद जो जनता से कनेक्ट नहीं थे और किसी भी तरह का जुगाड़ पकड़ के टिकट ले आए और चुनाव हार गए, उन्होंने बीजेपी को आज इस स्थिति में खड़ा कर दिया। और आरएसएस की तमाम उन सीटों पर सक्रियता शायद इसी कारण नहीं थी क्योंकि आरएसएस के इंडिकेशन के बावजूद, चाहने के बावजूद कि यहां पर प्रत्याशी बदला जाए, यहां पर बीजेपी एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को यहां पर
मौका दे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस चीज को अनसुना किया, इसीलिए उत्तर प्रदेश में आरएसएस बहुत ही साइलेंट मोड में दिखा। वरना सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में जहां पर बीजेपी की बुरी गत हुई है, बीजेपी इन 4 राज्यों में मिलाकर के इतनी सीटें बना लेती कि 300 के ऊपर बीजेपी का आंकड़ा होता। बल्कि कुछ तो राजनीतिक पंडित कहते हैं कि अगर वास्तव में संघ उसी तरह से सक्रिय रहता जिस तरह से 2014 में था, आज बीजेपी 370 के प्लस के आसपास होती और शायद एनडीए 400 आसपास के अपने लक्ष्य के आसपास होता। क्या कारण था? अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और मोहन भागवत साहब के उन बातों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने एक बहुत संदेश के रूप में देने की कोशिश की। उन्होंने कहा चुनाव प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं। बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार में सेंट्रल एजेंसीज का प्रयोग हुआ, टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या, टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। एक हाइपर रूप में प्रयोग हुआ, इसको समझने की जरूरत है। वो एक युद्ध लग रहा था कि विपक्षी नेताओं को किसी भी तरह से क्रश कर दो। जो विपक्षी संगठन जो बना पार्टियों का, इंडिया जो ब्लॉक बना, वो बराबर ईडी और सीबीआई पे प्रश्न कर रहा था। हमारा कहने का आशय ये नहीं है कि मोहन भागवत जी का बयान कहीं इस चीज से जुड़ा था, पर उनका ये संदेश चुनाव प्रतिस्पर्धा युद्ध नहीं, सिर्फ आरएसएस को बीजेपी से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। ये जितना ये मोदी के लिए संदेश है, उतना ये विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए संदेश है, जो इसको पर्सनल क्लैश बना दिए हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, एक बिल्कुल पूरी तरह से क्रश करने को। जिस तरह से राहुल गांधी के तमाम बयान पूरे इलेक्शन के दौरान नजर आए, वो ऐसा लगता था कोई पर्सनल क्लैश है, या मोदी ने जिस तरह से उनको इंगित करके तमाम बातें कहने की कोशिश की, ऐसा लगता था गांधी परिवार से उनका कोई पर्सनल क्लैश है। पर्सनल क्लैश नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आरएसएस के चीफ आज ऐसे जमाने में जब ये माना जाता है कि बीजेपी आरएसएस की देन है, और वो उस प्रश्न को उठाते हैं जो कि विपक्ष उठाता रहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है, मणिपुर पर सरकार अपना काम क्यों नहीं कर पा रही है। अगर आरएसएस के चीफ अपने संघ शिक्षा वर्ग के समापन सत्र में अपने स्वयं सेवकों के बीच में अगर मणिपुर के मुद्दे पर बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आरएसएस अपनी विचारधारा के अनुरूप वहां पर बात कह रही थी कि आरएसएस का राजनीति से लेना देना नहीं है, पर राजधर्म से लेना देना है। क्योंकि जिस राम मंदिर के लेकर के, राम जन्मभूमि के मूवमेंट को लेकर के आरएसएस ने बीजेपी को कहां से कहां तक पहुंचाया, उसके एग्जीक्यूशन के समय, चाहे उसके भूमि पूजन के समय या उसके लोकार्पण के समय, वो आप मोहन भागवत के बयान को आप समझने की चेष्टा कीजिए। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था राम मंदिर तो बन गया, पर अब राम राज्य की स्थापना का समय है। तो उन्होंने उसी राम राज्य की स्थापना के समय में यह प्रश्न उठाया कि अगर राम राज्य में एक राज्य, एक प्रांत 1 वर्ष से जल रहा है, सरकार क्या कर रही है, उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए। बहुत बड़ा उन्होंने प्रश्न उठाया। अगर हम सिर्फ आरएसएस को बीजेपी से जोड़ दें तो आरएसएस का चीफ इस तरह का प्रश्न क्यों उठाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो आज की कॉलिशन पॉलिटिक्स में भी बहुत जरूरी है, उन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश की, और मोदी सरकार को जो वर्तमान में सोच रहा है कि ये सरकार चलेगी कैसे, आरएसएस और बीजेपी के बीच में ये शक्ति संतुलन ये आखिर गड़बड़ा क्यों गया है? क्या कोई ईगो क्लैश मोदी और संघ चीफ के बीच में है? बॉस कौन है इस समय? भाई देखिए, बॉस के रूप में जहां तक आएगा तो हमेशा मान के चलिए, जिस तरह से वर्तमान फेज में आरएसएस ने निर्देश दिए हैं, बॉसशिप तो भाई संघ के पास पहले भी रही है, आज भी है। नेता भले अपनी तमाम तरह के बयानात करते हों, अपने तरीके से अपना विजन पेश करते हों,
पर स्क्रिप्ट तो आज भी तय होती है संघ मुख्यालय में कि बीजेपी वास्तव में कमांड कहाँ रहेगा और बीजेपी काम कैसे करेगी। बीजेपी अपना आत्मनिर्भर रूप से काम करती हुई दिखे, पर उसको बनाने में ताकत अगर संघ की है तो संघ अपने नियंत्रण को यूं ही खत्म नहीं होने देगा। और शायद मोहन भागवत जी का बयान इसी ओर इंडिकेट भी करता है। उन्होंने कहा कि आम सहमति से निर्णय लेने की जरूरत है। उन्होंने ये गठबंधन धर्म की बात कही है, सिर्फ गठबंधन धर्म की नहीं, उन्होंने कहा कि अपोजिशन को भी आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। देश के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेना है, आप अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेने की बात करिए। और आप लाख पॉलिटिकल पंडित कहे कि आरएसएस सक्रिय नहीं थी और आरएसएस की निष्क्रियता के कारण ऐसा हुआ, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि बीजेपी अगर 240 भी सीटें पाने में कामयाब हुई तो इसमें बहुत बड़ा श्रेय आरएसएस को जाता है, क्योंकि बीजेपी जिन राज्यों में कामयाब हुई, जिस ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी कामयाब हुई, उड़ीसा में सरकार बनाने में कामयाब हुई, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा उड़ीसा में तो सरकार बनाने में कामयाब हुई। और इसके अलावा जितनी ट्राइबल बेल्ट इंडिया में हैं, ये सिर्फ बीजेपी की मेहनत नहीं है, या दक्षिण में तमिलनाडु में ये सिर्फ बीजेपी की मेहनत नहीं है। याद करिए कि चुनाव समापन के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी साधना करने गए थे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की बात जब से जिस समय शुरू हुई थी, उस समय संघ का तमिलनाडु में काम चल रहा था। इन ट्राइबल बेल्ट में संघ के जो वनवासी कल्याण आश्रम जो उनका संगठन है, उसने कितने वर्षों काम किया, कितने लोगों की वहाँ पर वास्तव में उन्होंने अपनी जान पर खेर करके उन्होंने उन आदिवासी जनजाति भाई बहनों से उन्होंने सामंजस्य बिठाया, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। आरएसएस के लोगों ने वहाँ पर वॉलंटियर्स बनकर काम किया, तमाम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की। यूं ही नहीं बीजेपी ट्राइबल बेल्ट में आज उन्होंने तमाम अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। उड़ीसा में जहां पर एक समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बीजू पटनायक ने जिस तरह से पिछले तमाम वर्षों में 2 दशकों में जिस तरह से अपना आधिपत्य बना रखा था, बीजेपी वहां पर किसी भी तरह से देखिए पिछले 2 दशकों में उतना कामयाब नहीं हो रही थी, लेकिन आज वो कामयाब होकर वहां पर सरकार बनाने की पोजीशन में आई। तो सिर्फ बीजेपी के लोगों का वहां पर काम नहीं है, बीजेपी के लोगों के साथ साथ आरएसएस के वॉलंटियर्स का वहाँ पर काम है। ये 240 सीटें भी आप ये समझ रहे हैं कि ये तीसरी बार एक कोई मोदी एंटी वेव चल नहीं रही थी तो प्रो मोदी वेव भी नहीं चल रही थी। और उस समय भी 240 सीट्स बीजेपी ले आती है जब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और इन राज्यों में, राजस्थान में संघ के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव नहीं दिखते हैं। अगर एक्टिव होते तो सीटें बहुत ज़्यादा होती। ये 240 सीट्स यानी उन स्टेट्स में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाना जो ट्राइबल बेल्ट थी, ये भी संघ का काम था। इस पूरे कालखंड में 10 वर्ष में संघ के विजन को एग्जीक्यूट करने में बीजेपी ने काम किया। चुनाव के दौरान जो पीओके की बात हुई, यानी ये पीओके की बात कहना कोई ये राजनीतिक स्टंट नहीं था अमित शाह का या प्रधानमंत्री मोदी का। ये पीओके की बात, ये उसी अखंड भारत का विजन है जिसकी संघ बात करता रहा है। और संघ ने अपने एजेंडे में 10 वर्ष पूर्व कहा था कि 2025 तक इसमें मजबूत बीजेपी सरकार को काम करना चाहिए। यानी कोई पीओके पे काम होता हुआ, अगर एक मजबूत बीजेपी की सरकार होती तो शायद पीओके पे काम होता हुआ नजर आता। पर अब एक कोलिशन गवर्नमेंट में है। कोलिशन गवर्नमेंट में कैसा वातावरण बनता है, अपोजिशन पार्टीज किस तरह का वास्तव में इस सरकार के प्रति उनका क्या समन्वय रहता है, क्या पीओके को हासिल करने को लेकर के कोई सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें क्या कोई राष्ट्रवाद के साथ, इस भावना के साथ क्या विपक्षी दल आना चाहेंगे, ये भी देखने और समझने वाली बात होगी। पर हमने आज जब बात की आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी माधवराव सदाशिव गोलवलकर साहब की, तो संघ हमेशा कहता आया कि राजनीति में उसका सीधा सक्षेप नहीं है। ये लाइन खींची थी गुरु गोलवलकर साहब ने। सिर्फ रज्जू भैया का ऐसा कालखंड रहा जिसमें बीजेपी की मजबूती देने का काम संघ ने प्रत्यक्ष रूप से किया। उस समय ऐसी आवश्यकता थी। पर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उस समय जब सुदर्शन साहब सरसंघचालक थे, उनके और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में भी मतभेद की खबरें आती थीं। जिस तरह से वर्तमान में मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत के बीच में ऐसा था नहीं, पर पॉलिटिकल एरेना में, मीडिया जगत में, सोशल मीडिया पे तमाम खबरें चलती रहीं। पर 2 कार्यक्रमों की में इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज और इन दोनों के भाषणों का जिक्र करते हुए आगे क्या होगा उस पर बात कहते हुए अपनी बात को हम यहीं पर रोकेंगे
कि जब अगस्त 2020 में अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा था राम मंदिर का, उस समय मोहन भागवत जी की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, सपरिवार आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया था। पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि ये संघ का वास्तव में ये प्रतिफल है, संघ की तपस्या का, संघ के स्वयंसेवकों का। पर जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था 2024 जनवरी में, उस समय भी मोहन भागवत जी की उपस्थिति थी और मोदी की उपस्थिति थी, पर उस समय नायक के तौर पर संघ नहीं था। उस समय नायक के तौर पर बीजेपी के नेता और बीजेपी के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे। उस समय की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें मोहन भागवत जी की, उस समय भी उन्होंने कहा था कि अब हमें राम राज्य स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। और जो उनका पूरा भाषण था, अगर उस समय का भी आप देखें, वर्तमान जो उन्होंने वक्तव्य दिया अभी नागपुर में, वो वक्तव्य देखें, सीधा इंडिकेशन था कि संघ कितना अनुशासित संगठन है। उन्होंने सिर्फ इंडिकेशन दिया था, उस इंडिकेशन का प्रतिफल था कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है कि इसके बाद की उसकी जो डोर है, अगर वो समझती है कि वो आरएसएस की उंगली पकड़े बगैर चलने लायक सर्वसमर्थ हो गई है। ऐसे समय में मोहन भागवत जी का बयान आया है जब बीजेपी, यानी ये भी एक आरएसएस की स्ट्रैटेजी है। आरएसएस एक जीवंत संगठन है और आरएसएस को मालूम है कि अगर अपने विजन को पूरा करना है और अगर इसमें कोई पर्सनालिटी ऐसी हो गई जो लार्जर देन लाइफ अगर अपने आप को समझने लगी, उसने आपको अहम ब्रह्मास्मि समझने लग गई कि हमारे कारण ही बीजेपी है या हमारे कारण ही संघ है, तो उसको भी दिशा दिखाने, उसकी भी दशा को सही करने का काम आज के समय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर सकता है। इसको भी समझने की जरूरत है, उस वक्तव्य के पीछे नियतार्थ समझने की जरूरत है कि आज बीजेपी की पोजीशन है। अगर आज एक मजबूत विपक्ष बना है, यह भी लोकतंत्र की जरूरत थी और शायद राजनीति में सत्ता में शीर्ष पर रहते हुए मोदी की आभा में लोग आनंद लेने लग गए थे। बीजेपी के नेता रतन शारदा को अगर ये लिखना पड़ा है तो इसके पीछे ये समझा जा सकता है कि आरएसएस एक दृष्टि प्रदान करना चाहती थी बीजेपी को कि अगर आगे काम करना है, सत्ता में बने रहना है, आरएसएस के विजन पे काम करना है, तो आत्ममुग्ध होकर काम नहीं किया जा सकता है। अपने आप को चेक करते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए, अहम ब्रह्मास्मि के वक्तव्य को ना मानते हुए आरएसएस के विजन में, जिसमें व्यक्ति नहीं विचारधारा महत्वपूर्ण है, उन्होंने भगवा झंडे को उन्होंने अपना गुरु माना, व्यक्ति को गुरु नहीं माना, क्योंकि व्यक्ति में कमियां आ सकती हैं। बीजेपी में अगर आज आत्ममुग्धता है, अगर बीजेपी में लार्जर देन लाइफ की, अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझने की कुछ नेताओं की अगर कोई गलतफहमी है, तो उसको दूर करने का काम आरएसएस ने किया। और वर्तमान में चूंकि बीजेपी की सरकार है, ये काम आरएसएस कर सकती थी। जनता ने भी अपने तरीके से जो जनमत दिया है वो बीजेपी के पक्ष में ये कहते हुए दिया है कि आप आम सहमति से सरकार चलाएं, आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में रहे और देश को वो शक्ति दें, वो ताकत दें, यहाँ से गरीबी दूर करें, लोगों के अच्छा स्वास्थ्य हो, लोगों की समस्याएं निदान हो, देश का नेतृत्व दुनिया में एक बार स्थापित हो। और उन्होंने इसके लिए वर्तमान नेतृत्व को काम करते हुए देखा। साथ ही उन्होंने अपोजिशन को भी ताकत दी और उन्होंने सत्ता पक्ष को चेताया कि उनके पास एक अल्टरनेट मौजूद है। अगर बीजेपी अपने में सुधार नहीं करती है, उनका नेतृत्व सबको साथ लेकर के और सिर्फ इसको युद्ध की भूमि से नहीं, प्रतिस्पर्धा के नाते अगर कार्य राजनीति चलेगी तो बीजेपी के साथ जनमत रहेगा। और वरना एक अल्टरनेट गवर्नमेंट के रूप में उन्होंने विपक्ष को मजबूती दी है, जो थोड़ी ही पीछे है, पर वो ऐसी स्थिति में है कि अगर सत्ता गड़बड़ाएगी तो विपक्ष उसका स्थान लेने के लिए तैयार रहेगी। और 1980 के इलेक्शन में जब खुद जनता पार्टी की सरकार में उस समय की बीजेपी शामिल थी, पर 80 के चुनाव में अगर कांग्रेस की वापसी हुई थी, क्योंकि उस समय आरएसएस साइलेंट हुआ था, साइलेंट रूप से कांग्रेस को मदद मिली थी, तो आज अगर विपक्ष मजबूत हुआ है तो आरएसएस के थोड़े से साइलेंट होने के कारण विपक्ष भी मजबूत हुआ है और बीजेपी को भी आईना दिखाया है, आईना देखने का मौका मिला है। इसके निहितार्थ मोहन भागवत जी के बयान, रतन शारदा का आलेख और आने वाले समय में जो बीजेपी जो अपने काम करेगी उस पे इसकी छाप जरूर नज़र आएगी। यही कुछ
इसको डिकोड करने में, मोहन भागवत जी के बयान को, रतन शारदा जी के आलोक को डिकोड करने में नज़र आया, जो हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारा अगर वक्तव्य, हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।